हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस फाइनेंशियल प्लानिंग। तो सबसे पहले देखते हैं हमारी इस वीडियो में हमारे लर्निंग आउटकम क्या रहेंगे। हम देखेंगे इसमें फाइनेंशियल प्लानिंग का मीनिंग और कॉन्सेप्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लान कितने प्रकार का होता है, फाइनेंशियल प्लानिंग की नीड, इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस के बारे में जानेंगे। एक साउंड फाइनेंशियल प्लान की क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं उसके बारे में जानेंगे। फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या स्टेप्स होते हैं, लिमिटेशन उसकी क्या होगी, और लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स क्या हैं, उसको एस्टिमेट करना, कैसे उसको एस्टिमेट किया जाएगा वो हम इसमें समझेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले हम फाइनेंशियल प्लानिंग का क्या अर्थ है। देखिए, आपको पता है कि बिजनेस जो का एक इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है फाइनेंस। फाइनेंस के बिना किसी भी प्रकार की कोई एक्टिविटी नहीं की जाती। जब हम प्लानिंग को अप्लाई करते हैं इस फंक्शन के लिए तो ये बन जाता है हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग। तो यहाँ पर इसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारी संस्था में जितने भी पैसे की आवश्यकता है, मनी की आवश्यकता है, उसकी इकोनॉमिकल प्रोक्योरमेंट, और उसके पश्चात जब हम उसे प्रोक्योर कर लेते हैं तो उन फंड को हम कहाँ पर अच्छे प्रकार से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इस फाइनेंशियल प्लानिंग के तहत देखा जाता है। तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि फाइनेंस फंक्शन के जो हैं उससे रिलेटेड उसके क्या उद्देश्य होंगे, पॉलिसीज़ होंगी और प्रोसीजर होंगे, उसको इसमें डिटरमाइन किया जाता है। फाइनेंशियल पॉलिसी और प्रोसीजर जो हैं वो आपकी एक ब्रॉड गाइड करती हैं आपको प्रोक्योर करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और डिस्बर्समेंट ऑफ फंड्स के लिए। तो एक तरह से फाइनेंशियल मैनेजर के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग एक इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है। छोटा बिजनेस है चाहे बड़ा बिजनेस है, हर तरह के बिजनेस के लिए ये फंक्शन परफॉर्म करना पड़ता है। यदि कोई बिजनेस एग्जिस्टिंग है उसके लिए भी, और कोई नया बिजनेस आप एस्टेब्लिश करना चाहते हैं उसके लिए भी आपको फाइनेंशियल प्लानिंग का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन उसके लिए आपको बड़े ध्यानपूर्वक अपने फाइनेंशियल प्लान करनी पड़ती है। यदि आपके पास एक वेल प्रिपेयर्ड फाइनेंशियल प्लान होगी तो उससे आप अपने जो भी फंड्स हैं उनको आसानी से प्राप्त कर पाएंगे और उसको प्रॉपरली यूज़ भी कर पाएंगे। यदि एक कंपनी प्रमोट की जा रही है फर्स्ट टाइम, तो ऐसे में ये फंक्शन फाइनेंशियल मैनेजर के द्वारा परफॉर्म नहीं किया जाता, क्योंकि अभी कंपनी एस्टैब्लिश नहीं हुई है। उस समय पर प्रमोटर जो हैं फाइनेंशियल प्लानिंग का कार्य करते हैं। बाद में ये कार्य जो है फाइनेंशियल मैनेजर को असाइन किया जाता है। तो मीनिंग करने के बाद हम देखते हैं इसके कॉन्सेप्ट को। फाइनेंशियल प्लानिंग के जो कॉन्सेप्ट है उसे हम दो पार्ट्स में डिवाइड करके समझेंगे। एक है हमारा नैरो कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग एंड सेकंड वन इज़ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। जहाँ तक नैरो कॉन्सेप्ट की बात हम कर रहे हैं, यहाँ पर भी दो व्यू पॉइंट रखने वाले लोग हैं। एक व्यू पॉइंट के आधार पर फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब है किसी संस्था के लिए कितने कैपिटल की आवश्यकता है उसका अनुमान लगाना, और उसी में नैरो कॉन्सेप्ट में ही दूसरे पक्ष को या दूसरे व्यू को रखने वाले व्यक्ति कहते हैं कि यहाँ पर हम ये देखते हैं कि हमारी संस्था में जो पैसे की आवश्यकता है उसे हम विभिन्न स्रोतों से किस अनुपात में प्राप्त करेंगे। यानी कि एक व्यू पॉइंट कहता है कि कैपिटलाइजेशन जो है वो फाइनेंशियल प्लानिंग है, और दूसरा जो व्यू पॉइंट रखने वाले लोग हैं वो ये कहते हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर फाइनेंशियल प्लानिंग है। तो नैरो कॉन्सेप्ट जो है वो एक अधूरी अवधारणा है, क्योंकि इसमें फाइनेंशियल प्लानिंग के पूरे अर्थ को नहीं लिया गया। अब हम बात करते हैं ब्रॉडर कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग की। ब्रॉडर कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग जो है उसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी संस्था के लिए जो डिफरेंट टाइप की एसेट चाहिए जिससे हम अपने बिजनेस को चलाएंगे उसको एस्टिमेट करना। उसके पश्चात यह पता लगाना कि इस एसेट में कितने फाइनेंस की आवश्यकता है। यानी कि आप ये देखते हैं कि वो एसेट कितने मूल्य से प्राप्त की जा सकती हैं, तो उसमें हम कैपिटलाइजेशन यानी कि कैपिटल का एस्टिमेशन लगाते हैं। जब भी आपको एसेट का जो भी आपका खरीदनी है उसके टाइम के अकॉर्डिंगली जो है आप डिसाइड करते हैं अपनी कैपिटल रिक्वायरमेंट। उसके बाद आप देखते हैं कि आप ये कैपिटल किन सोर्सेज से प्राप्त करेंगे, यानी कि कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन, आपका जो कैपिटल मिक्स है वो भी आपका ब्रॉडर कॉन्सेप्ट में बताया गया है कि ये फाइनेंशियल प्लानिंग के अंतर्गत आता है। उसके पश्चात फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, पॉलिसीज़ क्या होंगी, प्रोसीजर्स क्या होंगे, प्रोग्राम्स क्या होंगे,
वो जो है डिसाइड किया जाता है फाइनेंशियल प्लानिंग में, और साथ ही साथ फाइनेंशियल कंट्रोल जो है उसको भी एस्टेब्लिश किया जाता है ताकि जो फंड हमने प्राप्त किए हैं उसको प्रॉपरली हम यूटिलाइज कर सकें। तो दोनों कॉन्सेप्ट का यदि हम जो हमने समझा है उसमें देखें तो ब्रॉडर कॉन्सेप्ट जो है वो आपके फाइनेंशियल प्लानिंग का सही कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसमें कैपिटल एस्टिमेशन से लेकर कैपिटल प्राप्त करना और कैपिटल प्राप्त करने के साथ उसके ऑब्जेक्टिव और जो भी आपके प्रोसीजर पॉलिसीज़ हैं वो भी यहाँ पर डिटरमाइन किए जाते हैं। तो ये थे हमारे दो कॉन्सेप्ट, नैरो कॉन्सेप्ट एंड ब्रॉडर कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग के बाद अब हम देखते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग का उद्देश्य क्या है। देखिए, फाइनेंशियल प्लानिंग वित्तीय योजना का पहला उद्देश्य ये रहता है कि आप अपनी संस्था के लिए एडिक्वेट फंड्स प्रोक्योर करें। आपको पता है कि संस्था के प्रत्येक कार्य के लिए फंड की आवश्यकता है, तो जो भी डिफरेंट एसेट्स आपकी संस्था में चाहिए उसके लिए कितने कैपिटल की आवश्यकता होगी, उसके आधार पर साथ ही साथ उसकी शेड्यूलिंग करना कि कितने पैसा आपको किस समय पर चाहिए। तो ऐसे में आप जब पहले से ये डिसाइड कर लेते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग में, तभी आप अपनी संस्था के लिए एडिक्वेट फंड जो हैं प्रोक्योर करने में सक्षम हो पाते हैं। तो आपके फाइनेंशियल प्लानिंग का उद्देश्य ये रहता है कि संस्था के लिए सही मात्रा में फंड उपलब्ध करवाए जाएं। इसी की तरह आपका दूसरा उद्देश्य फाइनेंशियल प्लानिंग का रहेगा बैलेंसिंग ऑफ कॉस्ट एंड रिस्क। देखिए, आपके जो कॉस्ट और रिस्क हैं उसके बीच में बैलेंस बनाना भी फाइनेंशियल प्लानिंग का उद्देश्य रहता है। आपको पता है हम इसमें कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन भी इंक्लूड करते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन का मतलब है प्रोपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी। यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों संसाधनों की अपनी एक कॉस्ट है, उसमें एक रिस्क एसोसिएटेड है। तो यहाँ पर कॉस्ट एंड रिस्क का एक बैलेंस बनाकर आप अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करते हैं ताकि आप जितना रिस्क उठा सकते हैं, जो आपकी क्षमता है उसके आधार पर रिस्क और कॉस्ट के साथ आप फंड को प्रोक्योर कर पाएँ। नेक्स्ट आता है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है लोचशीलता। देखिए, आपका जो बिजनेस है वो आपका अनसर्टेन कंडीशन में काम कर रहा है। फ्यूचर के संबंध में आप फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं। फ्यूचर अनसर्टेन है जिसको पहले प्रेडिक्ट करना आसान नहीं है क्योंकि परिस्थितियां बदलती रहती हैं। तो एक उद्देश्य जो है फाइनेंशियल प्लानिंग का ये भी रहता है कि आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में फ्लेक्सिबिलिटी यानी लोचशीलता का तत्व रखते हैं ताकि यदि जिस समय आपको पैसे की आवश्यकता है आप उस पैसे को प्राप्त कर पाएँ, और जब आपको पैसा जो है ज़रूरी नहीं है तो आप अपने उस सोर्स को रिडीम करके पैसा वापस कर सकते हैं, क्योंकि मनी जो है उस जो भी आपने प्राप्त की है जिस सोर्स से भी उसकी एक कॉस्ट होती है। तो फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो आपके फाइनेंशियल प्लानिंग का एक मुख्य उद्देश्य रहता है। एक उद्देश्य आपका है सिंप्लिसिटी, यानी कि प्लानिंग जो है वो आपकी सिंपल होनी चाहिए, ईजिली आप उसको समझ पाएँ। आपके जो लोग हैं जो संस्था में कार्य कर रहे हैं वह उसको उस प्लानिंग को आपकी संस्था के उद्देश्य को आसानी से समझ पाएँ। दूसरा कि यहाँ पर जब फाइनेंशियल प्लानिंग आप तैयार करते हैं उसमें आप लॉन्ग टर्म व्यू लेकर चलेंगे। जो भी फाइनेंशियल प्लानर है या मैनेजर है वो जब भी योजना बनाता है तो वो ये देखता है कि बिजनेस लंबे समय तक चलेगा, और अपने लंबे समय को ध्यान में रखते हुए ही आप अपनी फाइनेंशियल प्लान को तैयार करते हैं। नेक्स्ट है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब तरलता। लिक्विडिटी का मतलब होता है फर्म की एबिलिटी कि जिस समय पर उसकी कोई भी लायबिलिटी आती है जो शॉर्ट टर्म है उसे वो पे कर पाए। तो यहाँ फाइनेंशियल प्लानिंग जो तैयार करते समय आप अपनी संस्था की लिक्विडिटी तरलता को बनाए रखने का प्रयत्न करते हैं। ऑप्टिमम यूज़ का मतलब है कि फाइनेंशियल प्लानिंग में हमने जब कैपिटल एस्टिमेट की फिर उसके बाद हमने डिफरेंट सोर्सेज से उसको प्राप्त किया, तो प्राप्त कर लेना ही काफ़ी नहीं होता। फाइनेंशियल प्लान में हमने इन फंड को प्रोक्योर जो किया है उसे सही जगह पर इस्तेमाल भी करना है। इकॉनमी होती है मितव्ययिता। मितव्ययिता का मतलब है यहाँ पर हम कॉस्ट इफ़ेक्टिव होनी चाहिए, हमारी कॉस्ट जो है वो मिनिमम होनी चाहिए। तो फाइनेंशियल प्लानिंग तैयार करते समय आप अपने इस फैक्टर को ध्यान में रखते हैं। ये थे हमारे उद्देश्य जो फाइनेंशियल प्लानिंग के हैं। इसके पश्चात बात करते हैं टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल प्लान। फाइनेंशियल प्लान 3 प्रकार का होता है: शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लान, मीडियम टर्म फाइनेंशियल प्लान एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लान।
जहाँ तक शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लान की बात है, ये हमारी छोटे समय की बनाई गई प्लान होती हैं। जनरली 1 वर्ष के लिए जो हम योजना बनाते हैं वित्त के संबंध में, उसे शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लान के अंतर्गत लेते हैं। जनरली वर्किंग कैपिटल के संबंध में जो योजना बनाई जाती हैं वो हमारी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लान में आती हैं। मीडियम टर्म फाइनेंशियल प्लान का मतलब है जो 1 वर्ष की अवधि से ज़्यादा और 5 या 7 वर्षों की अवधि के मध्य से आप जब कोई योजना बनाते हैं वित्त के संबंध में, वो मीडियम टर्म फाइनेंशियल प्लान के तहत आती हैं। एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लान की जहाँ तक बात है, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लान का मतलब है जो आपकी 7 साल की अवधि जो है उससे अधिक वर्षों के लिए जब आप अपनी प्लानिंग करते हैं वो हमारे पास आती हैं लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लान के अंतर्गत। तो यहाँ पर ये प्लान जो हैं, दीज प्लान रिलेटिंग टू कैपिटलाइजेशन, कैपिटल स्ट्रक्चर और परचेज ऑफ फिक्स एसेट फॉर एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, ये जो हैं हमारे लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लान के जो एग्जांपल्स हैं कि यानी कि आपको अपने बिजनेस एक्सपेंशन के लिए यदि लॉन्ग टर्म एसेट यानी फिक्स एसेट को जब परचेज करना है, उसके संबंध में जो योजना बनाई जाती हैं, दैट कम्स अंडर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लान। टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल प्लान के बाद हम बात करते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग की आवश्यकता क्यों पड़ती है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है। देखिए, मीनिंग से ही समझ आ जाता है और जो हमने कॉन्सेप्ट किया उससे ही समझ आ जाता है कि यदि कोई संस्था फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करती तो ऐसे में वह शेड्यूल के तैयार नहीं कर पाएगी कि किस समय पर उसे कितनी कैपिटल की आवश्यकता है और उसे किस सोर्स से प्राप्त करना चाहिए और उसे कहाँ पर लगाना चाहिए। तो किसी भी संस्था के लिए फंड को कलेक्ट करना और उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करना तभी पॉसिबल होगा जब वो एक फाइनेंशियल प्लान तैयार करेगी। तो देखते हैं हम अब डिटेल में कि क्या क्या फ़ायदे हैं उसके, क्यों हमें आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहले है हमारा हेल्प्स इन फोरकास्टिंग फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। हमें जो वित्तीय आवश्यकताएं होती हैं उसका अनुमान तभी लगाया जा सकता है जब हम फाइनेंशियल प्लान करते हैं। तो उसी की सहायता से ही हम अपने जो भविष्य की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है उसको फोरकास्ट करने में सक्षम हो पाते हैं। इसी प्रकार से प्रॉपर कैपिटल स्ट्रक्चर को फिक्स करने में भी यह महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। फाइनेंशियल प्लानिंग में हमने क्या किया था, कैपिटल एस्टिमेशन के बाद देखा कि हमारे पास डिफरेंट सोर्सेज क्या हैं जहां से हम पैसा प्राप्त कर सकते हैं। उसके पश्चात उसका कैपिटल मिक्स जो है वो तैयार किया जाता है कि कितना हमने डेट से, कितना हमने इक्विटी से पैसा प्राप्त या जो अपने फंड्स हैं वो प्राप्त करने हैं। तो आपका प्रॉपर कैपिटल स्ट्रक्चर या एक ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर वो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है जहां पर आपकी जो कॉस्ट है वो मिनिमम होती है और जहां पर आपके रिटर्न की जो आपके रिटर्न जो है वो प्राप्त करने की क्षमता अधिक होती है। माना कि कैपिटल स्ट्रक्चर और रिटर्न का कोई संबंध नहीं होता, लेकिन इनडायरेक्टली कैपिटल स्ट्रक्चर जो है उसमें कॉस्ट को मिनिमाइज करके आप रिटर्न जो आपके इक्विटी शेयर होल्डर को अवेलेबल होती है उसको इंक्रीज करने में सक्षम हो पाते हैं। तो प्रॉपर कैपिटल स्ट्रक्चर जो है उसको फिक्स करने में भी फाइनेंशियल प्लान हमारी हेल्प करती है। इसी प्रकार से हमारी जो ऑपरेशनल एक्टिविटी है, जो हम अपने व्यवसाय को चलाने हेतु कुछ क्रियाएं करते हैं, उसके लिए भी आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि हमें पहले से ही पता है कि हमारे फंड जो हैं वो कहाँ से प्राप्त किए जाने और उनको फिर हम किन किन एक्टिविटी में इन्वेस्ट करेंगे। तो एक तरह से हमारी ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ को करने के लिए ये हमें हेल्प करता है। फंड को ऑप्टिमम तरीके से यूटिलाइज करने में भी ये हमारी हेल्प करता है कि जब हम फंड को कलेक्ट कर लेते हैं डिफरेंट सोर्सेज से, यानी कैपिटल स्ट्रक्चर डिज़ाइन करने के बाद अब महत्वपूर्ण कार्य होता है कि जो फंड्स हमने कलेक्ट किए हैं उनको हम डिफरेंट एसेट्स में जो अपने संस्था के उद्देश्य के अनुरूप लगाएं। तो तभी फंड का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा जब हम अपने जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है वो कर पाएंगे। तो फाइनेंशियल प्लानिंग में हम देखते हैं कि हमारी संस्था के उद्देश्य के पूरा करने के लिए किस प्रकार की एसेट्स हमें चाहिए, हमें कितना पैसा उनमें लगाना है और कितने समय अवधि के लिए लगाना है। तो एक तरह से हम जो फंड कलेक्ट किए हैं उन्हें प्रॉपरली यूटिलाइज करने में सक्षम हो पाते हैं। कॉस्ट इफ़ेक्टिव होता है ये, क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग में पहले से ही प्लान कर लिया जाता है कि कितने फंड की कितने समय अवधि के लिए हमें आवश्यकता है और उसी के आधार पर हम कैपिटल स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं कि कितनी समय अवधि के लिए पैसा
उन स्रोतों से प्राप्त किया जाएगा और किस कॉस्ट पर वो लिया जाएगा। तो एक तरह से पहले से ही जब हम ये डिसाइड कर लेते हैं तो ये जो हमारे कार्य हैं वो सारे कार्य जो हैं वो कम कॉस्ट पर पॉसिबल हो पाते हैं। कोऑर्डिनेशन इंश्योर होता है। कोऑर्डिनेशन क्यों इंश्योर होता है? क्योंकि यहाँ पर जब हम सबसे पहला कार्य करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग में, उसमें हम देखते हैं कि हमारी संस्था के लिए कौन कौन सी एसेट्स की ज़रूरत है जिससे हम संस्था के कार्य को या उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं। तो ऐसे में विभिन्न विभागों की आवश्यकताओं का कि उनको कितनी कैपिटल की आवश्यकता है हम पहले से अनुमान लगा लेते हैं और उन्हें किन किन जो एसेट्स हैं वो किस किस डिपार्टमेंट में कितनी कितनी जो है उसमें पैसा, उनकी एसेट में पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर आपके डिफरेंट डिपार्टमेंट जो है उनमें किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहता और कोऑर्डिनेशन बना रहता है। फाइनेंशियल कंट्रोल तभी पॉसिबल होता है जब आपके पास फाइनेंशियल प्लानिंग होगी। यदि बेस ही नहीं होगा तो आप उससे अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर नहीं कर पाएंगे। तो आपका फाइनेंशियल कंट्रोल को भी ये इंश्योर करता है। वेस्टेज जो है वो एलिमिनेट होती हैं, समाप्त होती हैं। फ्लैक्सिबिलिटी जो है बनी रहती है क्योंकि आप कैपिटल स्ट्रक्चर को अपनी संस्था की एसेट के शेड्यूलिंग के आधार पर जो है डिसाइड करते हैं, जिससे क्या होगा यदि आपके भविष्य में किसी तरह के पैसे की आवश्यकता नहीं रहती है तो आप वहाँ पर अपने सोर्सेज जहाँ से आपने फंड कलेक्ट किए हैं, क्योंकि वो पहले से ही ऐसे डिज़ाइन किए गए हैं, आप उन्हें रिडीम करके जो है उस पैसे को वापस कर सकते हैं। या आपको बिजनेस एक्सपेंशन के लिए और पैसे की आवश्यकता है तो आप अपने कैपिटल स्ट्रक्चर जो है उसको इतना फ्लेक्सिबल करते हैं कि उसमें एक्सपेंशन होते ही आप जो है और फंड्स रेज कर सकते हैं। जो भी आप स्ट्रक्चर जो है उस टाइम पर डिसाइड करेंगे अपनी संस्था के उद्देश्य के अनुरूप और जो परिस्थितियाँ उस समय पर प्रिवेल करती हैं उनके अनुरूप। इसी प्रकार से ये कॉन्टिजेंसीज़ को इनकॉर्पोरेट करता है। कॉन्टिजेंसीज़ होती हैं हमारी कुछ भविष्य में हमारी अनिश्चितता के कारण जो है कुछ ऐसे जो है कार्य आ जाते हैं या कहिएगा कुछ ऐसे काम हमें करने पड़ते हैं जिसके लिए पैसे की आवश्यकता होती है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग करते समय हम उन कॉन्टिजेंसीज़ को इनकॉर्पोरेट करते हैं, उन कॉन्टिजेंसी को ध्यान में रखते हैं। These are the need and importance of financial planning. After this we will discuss characteristics of financial planning और हम इसे कह सकते हैं principles of sound financial plan। तो हम बात करते हैं अब characteristics की कि जब फाइनेंशियल प्लान तैयार की जाती है इट मस्ट बी सिंपल। आपकी जो फाइनेंशियल प्लान है उसको आप कॉम्प्लेक्स नहीं रखेंगे, वो सिंपल होनी चाहिए, आपकी संस्था के उद्देश्य के अनुरूप होनी चाहिए, उस पर बेस्ड होनी चाहिए। यदि आप फाइनेंशियल प्लानिंग को ध्यान में रखते हुए अपनी संस्था के उद्देश्य को ध्यान में नहीं रखेंगे तो ऐसे में ऐसी फाइनेंशियल प्लानिंग का कोई औचित्य नहीं रहता। आप आउटसाइड सोर्सेज पर कम डिपेंड रहें, कोशिश करें कि आप अपनी संस्था में यदि फंड्स हैं तो उनका उपयोग करें, क्योंकि संस्था के जो फंड्स हैं उनकी कॉस्ट सबसे मिनिमम रहती है। फ्लैक्सिबिलिटी आपको ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए कि फाइनेंशियल प्लानिंग को जब आप तैयार करते हैं तो फ्लैक्सिबिलिटी का तत्व रखें, क्योंकि भविष्य में आपने जो प्लान तैयार किया है हो सकता है वो प्लान जो है उसके अनुरूप ना हो, तो आपको फाइनेंशियल प्लानिंग को चेंज करना पड़े तो आप उसके अंदर ये एक तत्व जो है वो ध्यान में रखेंगे कि भविष्य में यदि परिस्थितियां अनुरूप नहीं रहती हैं तो आप अपनी फाइनेंशियल प्लान को आसानी से चेंज कर सकें। सोल्वेंसी और लिक्विडिटी जो है उसको ध्यान में रखेंगे। लिक्विडिटी का मतलब है कि आप अपने संस्था के जो उत्तरदायित्व हैं शॉर्ट टर्म उनको टाइमली पूरा कर सकें। तो ये जो तत्व है फाइनेंशियल प्लानिंग जो है उसको बना इस समय आप ध्यान में रखेंगे, कॉस्ट को ध्यान में रखेंगे और संस्था की लाभदायकता जो है वो आपको ध्यान में रखनी चाहिए जिस समय पर आप फाइनेंशियल प्लान तैयार करते हैं, यानी कि ये आपके कुछ सिद्धांत हैं जिन्हें आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग जो है उसको अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है कि हमारे जो नेचर ऑफ द इंडस्ट्री है और बिजनेस है ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है जब आप फाइनेंशियल प्लान को तैयार करते हैं। आपके डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ होती हैं उसमें फ़ंड की रिक्वायरमेंट अलग होती है। देखिए जिस प्रकार से आप देखते हैं कि बिज़नेस हमारा डिफरेंट टाइप का होता है, इंडस्ट्री जो है उसका नेचर बिल्कुल अलग होता है। कुछ
हमारी जो बिजनेस होते हैं, जैसे हमारी कुछ कंसर्न जो होती हैं वो ट्रेडिंग कंसर्न होती हैं और कुछ होती हैं हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न यानी कि इंडस्ट्री होती हैं। तो इंडस्ट्री में फिक्स एसेट की आवश्यकता ज़्यादा होती है और कंपैरेटिवली वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होती है, जबकि यदि आप ट्रेडिंग कंसर्न की बात करें तो वह वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग जब आप करते हैं तो उस समय पर जो आपके ये नेचर है बिजनेस का, उसके आधार पर आप अपने एसेट, जैसे आपकी ट्रेडिंग कंसर्न के लिए वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता ज़्यादा होती है और इंडस्ट्री के लिए आपको फिक्स्ड एसेट की आवश्यकता होती है, अकॉर्डिंगली आप सोर्सेज से फंड जो है वो कलेक्ट करते हैं। तो फाइनेंशियल प्लानिंग पर इसका प्रभाव पड़ता है। स्टैंडिंग ऑफ द कंसर्न, आपकी कंसर्न का जो की स्थिति जो है वो भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, या ये कहिएगा कि ये फैक्टर जो है ये भी आपका प्रभावित करता है आपकी फाइनेंशियल प्लान को। देखिए जो डिसीजन होते हैं आप जो लेते हैं अबाउट फाइनेंशियल प्लान, उस पे वो प्रभावित होता है आपकी स्टैंडिंग ऑफ द कंसर्न से। यदि फर्म की जो गुडविल है वो अच्छी है, क्रेडिट रेटिंग मार्केट में अच्छी है, पास्ट परफॉर्मेंस अच्छी है, आपकी मैनेजमेंट का एटीट्यूड अच्छा है, ये कुछ ऐसे अच्छे फैक्टर्स हैं जो आपकी फाइनेंशियल प्लान जब आप तैयार करेंगे, फॉर्मुलेट करेंगे, तो ये फैक्टर्स आपको ध्यान में रखने पड़ते हैं। यानी कि यदि आपके बिजनेस की गुडविल अच्छी है तो नेचुरली आपको कहीं से भी फंड्स प्राप्त करना जो है वो आसान होगा। तो फाइनेंशियल प्लानिंग जो है यानी योजना बनाते समय आपकी ये सब महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, या ये कहिएगा कि ये कंसर्न की जो स्टैंडिंग है ये आपके फाइनेंशियल प्लान को प्रभावित करती है। फ्यूचर प्लान्स, फ्यूचर प्लान जो हैं ऑफ ए कंसर्न शुड बी कंसिडर्ड वाइल फॉर्मुलेटिंग ए फाइनेंशियल प्लान। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके एक्सपेंशन के प्लान हैं या डाइवर्सिफिकेशन के कोई प्लान है जो नियर फ्यूचर में, तो उसके लिए आपको एक फ्लेक्सिबल फाइनेंशियल प्लान बनानी चाहिए और आपके सोर्सेज ऑफ फंड जो हैं वो इस प्रकार से होने चाहिए कि आपकी जैसी आवश्यकता हो हम उसमें उसी हिसाब से चेंजेस कर सकें। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ सोर्सेज। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फैक्टर जो है आपकी फाइनेंशियल प्लान को प्रभावित करता है, क्योंकि आप अपने तरफ से ये कहें कि हम इतना डेट से प्राप्त करेंगे और इतना इक्विटी से प्राप्त करेंगे, ये आप डिसाइड कर भी लें, लेकिन यदि सोर्सेज अवेलेबल नहीं हैं तो आपके जो भी आपने सोचा है उसको आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपके सोर्सेज जो हैं अवेलेबल हैं या नहीं है, ये बात आपकी फाइनेंशियल प्लान को प्रभावित करेगा। जनरल इकोनॉमिक कंडीशन, यानी कि आपकी जो नेशनल लेवल पर या इंटरनेशनल लेवल पर क्या इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस आपके बिजनेस को प्रभावित करते हैं। क्योंकि वो बिजनेस को प्रभावित करते हैं तो अकॉर्डिंगली आपकी फाइनेंशियल प्लान को भी प्रभावित करती हैं। गवर्नमेंट का कंट्रोल जो है, यानी कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं वो भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए जब आप फाइनेंशियल प्लान को तैयार करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस या गवर्नमेंट की इंटरवेंशन जो है वो आपकी फाइनेंशियल प्लान को प्रभावित करती है। इसी के साथ फैक्टर जो हमारे फाइनेंशियल प्लान को अफेक्ट करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि फाइनेंशियल प्लान जो है उसमें किस तरह के स्टेप्स जो हैं हम लेते हैं, यानी कि फाइनेंशियल प्लानिंग जो है उसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले है फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव जो हैं वो एस्टैब्लिश करना। देखिए आपको सबसे पहले देखना है कि आपके फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव क्या हैं। सबसे पहले उन्हें क्लियरली डिटरमाइन करेंगे। जो भी शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आपको केयरफुली प्रिपेयर करने चाहिए, क्योंकि आपके बाकी कार्य जो हैं वो आपके उद्देश्य पर ही निर्भर करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर्मुलेटिंग फाइनेंशियल पॉलिसीज़। आपकी जो फाइनेंशियल पॉलिसीज़ हैं, आपको पता है पॉलिसीज़ क्या होती हैं, जनरल गाइडलाइंस होती हैं जो आपको ध्यान में रखनी होती हैं। तो फाइनेंशियल पॉलिसी जो कंसर्न की होती हैं, इट डील विद प्रोक्योरमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस फंड इन ए बेस्ट पॉसिबल वे। तो आपको एक क्लियर कट प्लान जो है ऑफ रेजिंग रिक्वायर्ड फंड और उनके पॉसिबल यूजेज जो हैं वो आपको तैयार करनी चाहिए। तो आप जब पॉलिसी को प्रिपेयर कर लेते हैं, नेक्स्ट जो आपका स्टेप होगा वो है फॉर्मुलेटिंग प्रोसीजर्स। प्रोसीजर जो हैं वो आपके एक्शन की कंसिस्टेंसी को इंश्योर करने के लिए फॉर्म किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। प्रोसीजर जो हैं
वो फॉलो करते हैं आपकी फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज़ को। यदि आपकी पॉलिसी जो है वो है शॉर्ट टर्म फंड्स को बैंक से रेज करने की, देन प्रोसीजर शुड बी लेड टू अप्रोच द लेंडर्स एंड द पर्सन एथोराइज टू इनिशिएट सच एक्शंस। यानी कि यहाँ पर जब आप शॉर्ट टर्म फंड एक बैंक से प्राप्त करना चाहते हैं और उसके लिए आपने एक पॉलिसी बना ली है कि आप शॉर्ट टर्म जितने भी फंड होंगे वो बैंक से प्राप्त करेंगे, उसके बाद प्रोसीजर जो है वो आपको फॉलो करना है कि कैसे आप बैंक ऑफिशियल्स को अप्रोच करेंगे, किस प्रकार से आप इन जो लोन है प्राप्त करने को इनिशिएट करेंगे, ये प्रोसीजर जो है फॉर्मुलेट करना होगा। नेक्स्ट है हमारा फोरकास्टिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल प्लान। यहाँ पर आपकी जो प्लान है उसकी फोरकास्टिंग होता है लुक इनटू द फ्यूचर। तो आपको पहले अपने सभी प्रकार के तत्व जो आपकी फाइनेंशियल प्लान पर प्रभाव डालते हैं, जैसे आपकी फ्यूचर इकोनॉमिक कंडीशन है या आप अपनी पास्ट इंफॉर्मेशन और फ्यूचर प्रेडिक्शन के आधार पर अपने बिजनेस के लिए फोरकास्टिंग तैयार कर सकते हैं। फाइनेंशियल फोरकास्टिंग यानी कि वित्तीय जो हमने पूर्वानुमान है वो एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम फ्यूचर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट जो एक बिजनेस के लिए होनी चाहिए उसको एस्टिमेट करते हैं। तो ये जो हमारी फ्यूचर के संबंध में फोरकास्टिंग है, इट इज़ बेस्ड अपॉन सम एजम्पशन एंड एस्टिमेट, यानी कि कुछ एजम्पशन लेकर चलते हैं, कुछ एस्टिमेट लेकर चलते हैं, उसी के आधार पर हम पूर्वानुमान लगाते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग जो है उसमें सबसे पहले आपको फ्यूचर के संबंध में फोरकास्टिंग करनी है ताकि आप उसके संबंध में फिर आगे पॉलिसी और प्रोसीजर बना सकें। उसके बाद प्रोवाइडिंग फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि एक जो फ्लेक्सिबिलिटी लोचशीलता का तत्व जो है वो आपको रखना होगा ताकि ज़रूरत जब आपने अनुमान लगाया हो सकता है उस समय पर कंडीशन कुछ और हो, लेकिन जब वास्तव में आप इसे इम्प्लीमेंट करने लगते हैं तो उस टाइम आपकी सिचुएशन बदल जाती है। तो आप एक फ्लेक्सिबिलिटी जो है उसमें रखेंगे, यदि कुछ चेंजेस करने पड़े तो ईजिली वो चेंजेस के जो ऑप्शन आपके पास यहाँ पर होना चाहिए। रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है कि फाइनेंशियल प्लान को आपको समय समय पर रिव्यू करना चाहिए, उसकी समीक्षा करनी चाहिए कि फाइनेंशियल प्लान जो बनाई गई है क्या वह आज की परिस्थिति के अनुरूप है या नहीं है। यदि नहीं है तो अकॉर्डिंगली आप उसमें चेंजेस करेंगे। दीज आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन फाइनेंशियल प्लानिंग। नेक्स्ट जो है हमारा वो है लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। लिमिटेशन में सबसे पहले हम कहते हैं कि फोरकास्टिंग होनी चाहिए, लेकिन फ्यूचर के संबंध में फोरकास्टिंग जो है वो आपकी बहुत डिफ़िकल्ट है। आप फ्यूचर को पहले प्रेडिक्ट नहीं कर पाते, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा सचेत रहना पड़ता है, लेकिन सचेत होते हुए भी ज़रूरी नहीं है कि आपकी फोरकास्टिंग सही हो, क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन होता है, उसमें कल कुछ भी हो सकता है। तो आज आपने जो फोरकास्ट किया है ज़रूरी नहीं है कि भविष्य में वो हो। तो ऐसे में फोरकास्टिंग करना एक डिफ़िकल्ट कार्य होता है और इसकी वजह से आपकी पूरी फाइनेंशियल प्लान जो है वो फेल हो जाती है यदि फोरकास्टिंग सही ना हो। डिफ़िकल्टी इन चेंज, हमने कहा था कि फ्लेक्सिबिलिटी का तत्व होना चाहिए, यानी कि हमें अपनी फाइनेंशियल प्लान में जो है उसको फ्लेक्सिबल रखना चाहिए, यदि चाहे तो हम उसमें चेंज कर सकें। लेकिन वास्तविकता ये है कि जब एक बार फाइनेंशियल प्लान तैयार हो जाती है तो उसमें चेंज करना जो है वो बड़ा मुश्किल होता है। दूसरा, फाइनेंशियल प्लान को जब चेंज करना चाहते हैं तो लोग उसे जल्दी से एक्सेप्ट भी नहीं करते। नेक्स्ट है प्रॉब्लम ऑफ कोऑर्डिनेशन। फाइनेंशियल फंक्शन जो है सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है हमारे सभी फंक्शंस में। तो आपके जितने भी फंक्शंस हैं वो सारे के सारे आपकी फाइनेंशियल प्लान पर निर्भर करते हैं। तो जब हम फाइनेंशियल नीड्स को प्रोडक्शन, पॉलिसी, पर्सनल रिक्वायरमेंट, मार्केटिंग जो पॉसिबिलिटी हैं उनको एस्टिमेट करते हैं तो हमें सब ये फैक्टर्स ध्यान में रखने होंगे। यानी कि फाइनेंशियल एस्टिमेट को नीड करते समय प्रोडक्शन, पर्सनल और मार्केटिंग पॉसिबिलिटीज़ जो हैं इनको ध्यान में रखकर ही हम अपने एस्टिमेशन लगाते हैं। लेकिन यदि प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ही नहीं है इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में तो ऐसे में हमारी जो प्लान है वो ठीक प्रकार से तैयार नहीं होती और इसको प्रिपेयर करना भी मुश्किल होता है, क्योंकि इन डिफरेंट डिपार्टमेंट में जिनकी सहायता से ही आप अपनी फोरकास्टिंग करते हैं, फाइनेंशियल प्लान तैयार करते हैं या अपनी फाइनेंशियल नीड को एस्टिमेट करते हैं, यदि इनमें कोऑर्डिनेशन की भावना नहीं है
तो आप प्रॉपर तरीके से उन फंड को एस्टिमेट करने में आपको दिक्कत आती है, नहीं कर पाते हैं। रैपिड चेंजेस, आपके जो आपको पता है कि इंडस्ट्री या आपका बिजनेस जो है वो डायनामिक है और यहाँ पर आपके लगातार चेंजेस होते रहते हैं, तो आप फाइनेंशियल प्लान तैयार भी कर लें, क्योंकि चेंजेस बहुत ज़्यादा जल्दी से हो रहे हैं और ये बड़े अनएक्सपेक्टेड चेंजेस हैं। तो कई बार फाइनेंशियल प्लान तैयार कर लेते हैं, लेकिन इन चेंजेस की वजह से उसको इम्प्लीमेंट करना मुश्किल हो जाता है। अब लास्ट है हमारा एस्टिमेटिंग फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। हमें दो तरह की फाइनेंशियल नीड होती है, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। देखिए, जब आप कैपिटल को रेज करते हैं, सबसे पहले आपको ये देखना है कि हमारी संस्था की लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड क्या है। यदि आप अपने बिजनेस के लिए इसका सही तरीके से अनुमान नहीं लगा पाते हैं या आपकी जो कैपिटल है वो आपकी ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है या ज़रूरत से कम होती है, तो आप अपने संस्था के उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर पाएंगे। यदि फंड जो है वो कम रह जाते हैं तो बिजनेस जो है उसको अपनी एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, यानी कि वो अपने बिजनेस को जो है चला नहीं पाता। ऑन दी अदर हैंड, यदि कैपिटल जो है ज़रूरत से ज़्यादा है तो आपकी कैपिटल जो है वो आइडल पड़ी रहती है और आपको पता है कैपिटल की एक कॉस्ट होती है जो आपको पे करनी पड़ती है, बट आप उससे कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाते। तो ऐसे में आपको जब भी कोई फाइनेंशियल नीड जो है उसको एस्टिमेट करते हैं या आप ये देखते हैं कि आपको भविष्य में कितने पैसे की आवश्यकता है, तो आपको अपनी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड जो है उसको प्रॉपरली वो सेटिस्फाई हो, तो आपको जो है एस्टिमेट जो है वो इस प्रकार से लगाने चाहिए। फाइनेंस जो आपको चाहिए बिजनेस के लिए, उसको हम दो पार्ट्स में डिस्कस करते हैं। एक है फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट और दूसरा है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट का मतलब है कि आप अपने जो संस्था है उस संस्था को चलाने के लिए आपको कुछ फिक्स एसेट की ज़रूरत होती हैं, जो कि रियल रेवेन्यू जनरेटिंग एसेट्स होती हैं, तो आपको उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल की आवश्यकता रहेगी। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का मतलब है कि संस्था को अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए और अपनी करंट एसेट में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए संस्था को पैसे की आवश्यकता होती है, जो कि शॉर्ट टर्म आपके फंड्स हैं उनको प्राप्त करके आप इस रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग के संबंध में सारे कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने देखा है कि मीनिंग क्या है, उसमें इम्पोर्टेंस क्या है, उसकी नीड क्या है फाइनेंशियल प्लानिंग की, उसके कॉन्सेप्ट क्या हैं, उसके साथ साथ उसमें कौन कौन से स्टेप्स जो हैं वो लिए जाएंगे, और उसके साथ लास्ट में हमने किया है कि फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट जो है उसको किस प्रकार से एस्टिमेट किया जाएगा। आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो से ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया कि फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है। इसी के साथ आई थैंक यू ऑल।